दूसरे दिन कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच गए। कमांडिंग ऑफिसर ने मिसेस अंजुम से कहा, हमें हशमत बीबी से कुछ ज़रूरी बातें करनी है, इसे ऑफिस में बुला दें। मिसेस अंजुम समझ गई कि यह कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कहने लगी, मैं इसे बुलवाती हूँ, अब साथ वाले कमरे में बैठ जाएं। तीनों मुजाहिद साथ वाले छोटे से कमरे में बैठ के थोड़ी ही देर बाद राम दुलारी भी आ गई। शेर खान ने इससे कमांडिंग ऑफिसर का तारुफ करवाते हुए कहा, हशमत बीबी ये सरकारी ऑफिसर हैं, इनका काम गुमशुदा लोगों का खोज लगाना है। ये तुम्हारे माँ बाप को तलाश कर लेंगे, जो ये पूछें इन्हें बताते जाओ। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। राम दुलारी ने मासूम सी सूरत बनाते हुए कहा। अंदर से वो समझ गई थी कि ये इन लोगों की कमांडो ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिसर है, जो इससे इसके साथी दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल करने आया है। कमांडिंग ऑफिसर पहले तो राम दुलारी यानी हशमत बीबी के माँ बाप के बारे में पूछता रहा कि इनका हुलिया क्या है, तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हारे किन रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वगैरह वगैरह। राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी हर सवाल का जवाब अपने हिसाब से देती रही। आखिर इधर उधर की बातों के बाद कमांडिंग ऑफिसर ने अपने असल मौजू की तरफ आते हुए राम दुलारी उर्फ हशमत बीबी कहा, बीबी आजकल मुल्क में दुश्मन के कुछ ऐसे खतरनाक आदमी सरहद पार करके आ गए हैं, जिनका काम मुल्क में धमाके करके बेगुनाह लोगों पर हमले करके यहाँ खौफ व हरास फैलाना है। ये लोग बच्चों के अलावा बड़े बूढ़ों को भी अगवा करके ले जाते हैं। तुम इन दहशतगर्दों के साथ कुछ देर रही हो, क्या तुम्हें याद है इन लोगों के खुफिया ठिकाने मुल्क में कहाँ कहाँ थे? हो सकता है तुम्हारे माँ बाप को इन लोगों ने ही अगवा किया हो और किसी खुफिया जगह पर रखा हुआ हो। राम दुलारी सब कुछ समझ रही थी कि ऑफिसर इससे क्या मालूम करना चाहते हैं। इसने पहले ही से अपने जहन को तैयार कर लिया हुआ था कि वो इन लोगों को भलैया में डालकर खुद इनके राज मालूम करने की कोशिश करेगी। इसने यही कहा। कहने लगी, खुदा इन काफरों का बेड़ा गर्क करे। ये मुझे अगवा करके सबसे पहले कराची ले गए थे। वहाँ समंदर के किनारे एक वीरान जगह पर एक अस्तबल में इनका खुफिया ठिकाना था। वहाँ पहले से कुछ लोग जो हिंदू थे मौजूद थे। इसके बाद ये लोग मुझे रावलपिंडी ले आए। वो मुझे बंद गाड़ी में लाते ले जाते थे। मुझे इनकी बातों से पता चलता था कि ये फलां शहर है। वहाँ इन्होंने मुझे हफ्ता 10 दिन रखा। इसके बाद जहलम के करीब एक जंगल में ले आए, जहाँ बड़े दरख्त थे। वहाँ भी पहले इनके साथी मौजूद थे। वहाँ इन्होंने मुझे 4-5 दिन रखा और फिर लाहौर ले आए। लाहौर से वो किसी और जगह जाने की तैयारियां कर रहे थे कि आप लोगों ने मुझे इन काफरों की कैद से रिहाई दिलाई। अल्लाह आपके बाल बच्चे सलामत रखे। मैं तो हमेशा आपको दुआएं देती रहूंगी। कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकती हो जहाँ जहाँ ये दहशतगर्द तुम्हें लेकर जाते रहे हैं? हो सकता है वहीं किसी जगह से हमें तुम्हारे माँ बाप का भी सुराग मिल जाए। राम दुलारी कहने लगी, ये लोग जहाँ जाते थे मुझे कोठरी में बंद रखते थे। इतना याद है ये बाहर वीरान इलाके में ठहरते थे। पहली बार लाहौर में आकर ये एक आबाद इलाके में ठहरे थे। रावलपिंडी जहाँ ये मुझे लेकर गए थे वो जगह मुझे याद है। ये जगह पिंडी में पड़ती? शेर खान ने पूछा। राम दुलारी ने कहा, कुछ कुछ याद है। वहाँ टीले थे, चारों तरफ दरख्त भी थे। रास्ते में किसी बुजुर्ग का मजार भी आया था। मैंने बंद गाड़ी के एक सुराख में से देखा था। अगर आप मुझे वहां ले जाएं तो मैं मजार शरीफ को पहचान लूंगी। अब कमांडिंग ऑफिसर शेर खान और गुल खान ने एक दूसरे से अंग्रेजी में गुफ्तगू शुरू कर दी। वो अपनी बातें राम दुलारी और हशमत बीबी से छिपाना चाहते थे। इनको क्या मालूम राम दुलारी इनकी अंग्रेजी की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज समझ रही है। कमांडिंग ऑफिसर शेर खान से कह रहा था, मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले जिस दहशतगर्द को हमने पकड़ा है इससे पूछगिछ करनी चाहिए। यह खतून हमें जो कुछ बता रही है वो इसके महज अंदाजे हैं। मुमकिन है गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द से हमें इनके ठिकानों की सही मालूमात मिल जाए। शेर खान ने अंग्रेजी में जवाब दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस खातून ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुसलमान खातून है और हमसे पूरा पूरा तामुन करेगी और जो कुछ इसे मालूम होगा हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर बताएगी। गुल खान ने अंग्रेजी में कहा, मेरा ख्याल है हमें अभी इस खातून को यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में ही रखना चाहिए और सबसे पहले गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द से पूछताछ शुरू कर देनी चाहिए। शेर खान ने कहा,
یہ خاتون اپنے ماں باپ کی گمشدگی سے بے حد پریشان ہے۔ زیادہ دن گزر گئے تو ہو سکتا ہے یہ ہماری طرف سے مایوس ہو کر خود ہی اپنے ماں باپ کی تلاش میں یہاں سے چلے جائے۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا، ہم اس خاتون کی نگرانی کریں گے۔ آج ہی سے 2 آدمی گرلز ہاسٹل کے باہر اس کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک رہے گا سر، شیر خان نے انگریزی میں ہی کہا۔ شیر خان نے انگریزی میں اپنے سی او سے کہا، سر میرا خیال ہے ہم نے جس دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے اسے ہسپتال سے اٹھا کر اپنے سیکرٹ ہیلتھ سینٹر میں لے جاتے ہیں۔ ہسپتال میں عام لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ خطرہ ہے اس دہشت گرد کے ساتھی کہیں اسے ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں، کیونکہ انہیں اس دہشت گرد کی طرف سے خطرہ لگا ہوگا کہ اگر تشدد سے گھبرا کر اس نے زبان کھول دی تو اس کے سارے خفیہ ٹھکانوں کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ گل خان کہنے لگا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا سر، کیونکہ اس کے ساتھی دہشت گرد تو ضرور اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے ہوں گے۔ اچھی تجویز ہے، کمانڈنگ آفیسر نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ اسے آج ہی ہسپتال سے اپنے سیکرٹ ہیلتھ سینٹر میں منتقل کر دو۔ وہاں اس کی بہتر دیکھ بھال بھی ہوگی اور اس کی جان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بڑی بے تکلفی سے انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو عورت یعنی رام دلاری حشمت بی بی کے بیس میں ان کے پاس بیٹھی ہے ان کی کوئی بات نہیں سمجھ رہی ہوگی۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ رام دلاری ان کی ایک ایک بات سمجھ رہی تھی۔ جب رام دلاری نے یہ سنا کہ وہ جمنا داس کو ہسپتال سے اٹھا کر اپنے کسی سیکرٹ ہیلتھ سینٹر میں لے جا رہے ہیں تو اسے فکر ہوئی۔ اسے جمنا داس جس کو وہ قتل کرنے وہاں آئی تھی اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ کسی طریقے سے ان لوگوں سے یہ معلوم کرے کہ ان کا سیکرٹ ہیلتھ سینٹر کہاں ہے جہاں وہ زخمی دہشت گرد جمنا داس کو لے جا رہے تھے۔ وہ اس بات سے بھی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ لوگ اس کی نگرانی شروع کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا اگر وہ گرلز ہاسٹل سے نکل کر اپنے ساتھیوں مکن لال وغیرہ سے ملنے جائے گی تو اس کا پیچھا کیا جا رہا ہوگا، اور یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ کمانڈنگ آفیسر نے اب اردو میں رام دلاری سے کہا، بی بی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا وقت ضرور لگے گا لیکن ہم تمہارے ماں باپ کو تلاش کر لیں گے۔ ابھی تم اطمینان سے یہاں رہو، یہاں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ اب ہم جاتے ہیں، بہت جلد تمہیں کوئی خوشخبری دیں گے۔ حشمت بی بی اور رام دلاری کو مسز انجم کے پاس چھوڑ کر تینوں مجاہد یعنی کمانڈنگ آفیسر، شیر خان اور گل خان واپس اپنے ہیڈ کوارٹر آ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی کمانڈنگ آفیسر نے اپنے سیکرٹ ہیلتھ سینٹر والوں کو فون کیا اور کہا کہ تنظیم کے ہسپتال میں جو بھارتی دہشت گرد زخمی حالت میں زیر علاج ہے اسے اسی وقت ایمبولینس میں ڈال کر ہیلتھ سینٹر پہنچا دیا جائے۔ فون بند کر کے انہوں نے شیر خان سے کہا، شیر خان تم فوراً ہسپتال پہنچو اور اپنی نگرانی میں دہشت گرد کو وہاں سے نکال کر ہیلتھ سینٹر پہنچاؤ۔ اوکے سر، شیر خان نے جواب دیا۔ اس کے فوراً بعد شیر خان جیپ لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمانڈنگ آفیسر نے گل خان سے کہا، گل خان تم ایسا کرو کہ اپنے 2 کمانڈو کی سویلین کپڑوں میں مسز انجم کے گرلز ہاسٹل کے باہر ڈیوٹی لگا دو۔ انہیں کسی طریقے سے حشمت بی بی کی شکل دکھا دو اور انہیں حکم دو کہ وہ اس عورت کی نگرانی کریں۔ وہ اگر ہاسٹل سے نکل کر کسی طرف جاتی تو اس کا آپ پیچھا کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، یہ کہہ کر گل خان بھی کمرے سے چلا گیا۔ اسی وقت اس نے 2 بڑے تجربہ کار سراغ رساں کمانڈرز کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھایا اور سیدھا مسز انجم کے گرلز ہاسٹل میں آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک لفافہ دفتر کی الماری سے نکال رکھ لیا تھا۔ انہوں نے گرلز ہاسٹل کے باہر ہی گاڑی کھڑی۔ گل خان نے دونوں سراغ رساں کمانڈرز کو ہاسٹل کے لان میں ایسی جگہوں پر کھڑا ہونے کو کہا جہاں سے وہ حشمت بی بی رام دلاری کو دیکھ کر چہرہ شناسی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ سیدھا مسز انجم کے آفس میں آ گیا۔ وہاں مسز انجم سے کہا کہ حشمت بی بی یعنی رام دلاری کو کمرے سے بلوایا۔ جب رام دلاری نیچے آئی تو گل خان اس سے اس کے ماں باپ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اسے باہر برآمدے میں اور پھر برآمدے سے لان میں پودوں کے پاس لے آیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے دونوں سراغ رساں حشمت بی بی یعنی رام دلاری کو دیکھ سکتے تھے۔ رام دلاری کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے چہرہ شناسی کرائی جا رہی ہے۔ گل خان نے لفافے میں سے 6-7 پاسپورٹ سائز کی تصویریں نکال کر رام دلاری کو دکھائیں۔ یہ بوڑھی عورتوں اور بوڑھے مردوں کی تصویریں تھیں۔ گل خان نے کہا، حشمت بی بی یہ کچھ ایسے گمشدہ افراد کی تصویریں ہیں جو پولیس نے اسی ہفتے تلاش کیے ہیں اور جنہیں پولیس نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ تم دیکھو ان میں تمہارے ماں باپ کی تصویر نہیں ہے۔
राम दुलारी ने एक सरसरी सी नज़र तस्वीरों पर डाली और कहा, नहीं भाईजान, इनमें मेरे माँ बाप की फ़ोटो नहीं है। इस दौरान निगरानी करने वाले सराग रसा हशमत बीबी यानी राम दुलारी को अच्छी तरह से देख चुके थे। गुल खान ने तस्वीरें लिफाफे में डाल दी और कहा, कोई बात नहीं, हम तलाश का काम जारी रखे हुए हैं, अल्लाह ने चाहा तो इसी हफ्ते तुम्हारे माँ बाप का सुराग मिल जाएगा। ये कहकर गुल खान वहां से वापस आ गया। राम दुलारी अपने कमरे में चली गई। इसे मुकुल लाल ने जो जहरीला टीका दिया था वो राम दुलारी ने अपने कमरे में एक पोशीदा जगह पर छिपाया हुआ था। वो एक नई उलझन में मुब्तला हो गई थी। पहली बात तो ये थी कि जिस आदमी यानी जमुना दास को हलाक करने के लिए इसे भेजा गया था, पुलिस कमांडो इसे अस्पताल के कमरे से निकालकर हेल्थ सेंटर में ले गए थे, जिसका अता पता राम दुलारी को कतई तौर पर मालूम नहीं था। वो शेर खान वगैरह से इस हेल्थ सेंटर के बारे में पूछ भी नहीं सकती थी। अंदेशा था कि अगर वो इसके बारे में पूछती है तो इन्हें शक पड़ सकता है कि हशमत बीबी क्यों पूछ रही है। दूसरी मुसीबत ये थी कि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर इसकी निगरानी शुरू हो चुकी थी। अब वो वहां से अगर मुकुल लाल के पास इसको सारे हालात से बाखबर करने के लिए जाती है तो निगरानी करने वाले जरूर इसके पीछे पीछे आएंगे और खुद इसका राज फाश हो जाएगा और पुलिस कमांडोज को दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने का भी इल्म हो जाएगा। ये बात भारतीय दहशतगर्दों की तबाही का बाइस बन सकती थी। राम दुलारी को महसूस हो रहा था कि एक तरफ जमुना दास इसके हाथ से निकल गया और दूसरी तरफ वो खुद मुसीबत में फंस गई है और शेर खान वगैरह की कैदी बनकर रह गई है। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ कदम उठाए। इसे अपने सामने एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि किसी तरीके से शेर खान और उसके साथियों से यह मालूम करे कि इन लोगों का सीक्रेट हेल्थ सेंटर कहाँ है और फिर वहां पहुंचने के बाद जमुना दास को इंजेक्शन लगाकर हलाक करने की कोशिश करे। बज़ाहिर ये काम भी इसे सख्त मुश्किल मालूम हो रहा था क्योंकि इसके पास शेर खान और गुल खान ही आते थे, जिनसे हेल्थ सेंटर के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश करना खामखा इन्हें शक में मुब्तला करना था। दूसरी तरफ जब 3 दिन गुजर गए तो कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडो शेर खान से कहा, इस औरत हशमत बीबी से मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसकी बताई हुई मालूमात हमारे किसी काम नहीं आ सकती तो बेहतर है इसे दारुल अमान में भिजवा दिया जाए। गर्ल्स हॉस्टल में हम इसे ज़्यादा देर अपनी तहवील में नहीं रख सकते। ये हुक्म पाकर शेर खान गर्ल्स हॉस्टल में राम दुलारी के पास पहुंच गया। इसे मिसेस अंजुम के साथ वाले अकेले कमरे में बुलवाकर इससे इधर उधर की बातें शुरू कर दी। इसे बताया कि अभी तक इसके माँ बाप का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद शेर खान ने इसे कहा, हशमत बीबी, क्या तुम्हें इन दहशतगर्दों का कोई खुफिया ठिकाना मालूम है जहां इन्होंने मुश्किल तौर पर अपना अड्डा बनाया हुआ हो और जहां वो अक्सर आते जाते रहते हों? राम दुलारी भी अब इस मामले को लटकाना चाहती थी ताकि वो इन लोगों के करीब रहकर जितनी जल्दी हो सके सीक्रेट हेल्थ सेंटर का पता मालूम कर सके। इसने कहा, एक जगह ज़रूर थी मगर अब याद नहीं आ रहा कि वो जगह किस शहर में थी। एक पुराना किला सा था, जंगल था, वहाँ इन्होंने एक तय खाने में अपना अड्डा बनाया हुआ था। वहाँ इन्होंने गोला बारूद और असला भी जमा कर रखा था और दूसरे हिंदू दहशतगर्द भी आते थे और वहाँ से हदायत और असला वगैरह लेकर वारदात करने चले जाते थे। शेर खान ने कहा, जहन पर जोर देकर याद करो कि ये जगह किस शहर में थी और कहाँ पर थी। शायद तुम्हें याद आ जाए, क्योंकि अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यकीन करो कि तुम्हारे माँ बाप का सुराग जरूर मिल जाएगा। ये इतला मिल चुकी है, तुम्हारे माँ बाप इन काफिर दहशतगर्दों की कैद में ही हैं। राम दुलारी दिल में हंस पड़ी कि आदमी शेर खान इसे किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर मकाम ऐसा था वो बेवकूफ़ बनकर ही अपना मतलब हासिल कर सकती थी। जिस तरह बिजली चमक जाती है, बिल्कुल इसी तरह राम दुलारी के जहन में एक ख्याल आ गया। इसने शेर खान की तरफ देखते हुए एकदम से कहा, एक बात हो सकती है। वो क्या? शेर खान ने जल्दी से पूछा।